मौर्य वंश पढ़ा, यस सर, है ना? यस सर। और मौर्य वंश फिर खत्म हुआ। मौर्य वंश के बाद फिर भारत में बहुत छोटे राज्य हुए, है ना? ज्यादातर राज्य पूर्वी भारत, मध्य भारत इन्हीं में हुए, है ना? यस सर। इसमें हमने अलग अलग तरीके के वंश पढ़े, जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, है ना? और आखिरी में हम लोगों ने कुषाण वंश पढ़ा, ठीक है? और कुषाण वंश का सबसे बड़ा शासक कौन सा था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। इसी के समय पर बौद्ध संहिता हुई थी। अब हम लोग इसके बाद कुषाण वंश के बाद पढ़ेंगे गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल, ठीक है? गुप्त काल की स्थापना जो है वो 1319-20 ईस्वी के आसपास में हुई थी। कब? 13 कह रहा हूँ 319 से 20। कब? 319 से 20। 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई, यहीं से शुरू हुआ, ठीक है ना? यस सर। देखिए, गुप्त काल की सबसे खास बात है कि इसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल भारत की संस्कृति और सभ्यता में या और भी अनेक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास हुआ है किस काल में? गुप्त काल सबसे ज्यादा उन्नति पर पहुंचा है। चाहे सभ्यता संस्कृति की बात हो, चाहे वो स्थापत्य की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, अगर किसी भी चीज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो वो किस काल में हुई है? गुप्त काल, ठीक है? इसीलिए इसको भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण माने सोना, यस सर। ठीक है? महंगा होता है ना? यस सर, है ना? यस सर। सुंदर भी होता है। तो वैसे ही जो खूब सुंदर बनाया, खूब अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जो और किसी काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो सब किस काल में हुआ है? गुप्त काल। हाँ, पूरे भारतीय इतिहास में आपको 2 बार स्वर्ण काल देखने को मिलेगा, जब भारतीय संस्कृति अपने चरम पर पहुंचेगी, ठीक है? भारत बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। एक है ये गुप्त काल, और दूसरा जब आप क्लास 7 में पहुंच जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा मुगल काल, ठीक है? मुगल काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा? दूसरा स्वर्ण काल, ठीक है? पहला कौन सा है? गुप्त काल, ठीक है? जब भारतीय सभ्यता संस्कृति अपने चरम पर पहुंची थी, बहुत ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है? तो इस वंश का गुप्त काल का सबसे पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है? सबसे पहला शासक श्रीगुप्त था। इनके बारे में कुछ ऐसा प्रसिद्ध है नहीं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे। इसके बाद अगला शासक कौन है? घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद दूसरा शासक कौन है? घटोत्कच। पहला कौन है? श्रीगुप्त। और दूसरा कौन है? घटोत्कच। इनके बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है? ना ही हमारे इतिहास में इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बताया गया है। अगर गुप्त काल का सबसे पहले शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये पहला शक्तिशाली शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक हुआ गुप्त काल का, ठीक है? तो अगर कोई पूछे कि गुप्त काल का पहला शासक कौन था तो क्या बताओगे? श्रीगुप्त। और अगर कोई पूछे पहला शक्तिशाली शासक कौन सा था तो क्या बताओगे? चंद्रगुप्त प्रथम। याद रहेगा? यस सर। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? महाराजाधिराज, ठीक है? यस सर। इसने कौन सी उपाधि ली थी? महाराजाधिराज। हाँ, महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद अगला शक्तिशाली शासक आता है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। हाँ, या यूं कहें कि गुप्त काल का अगर सबसे ज्यादा कोई प्रसिद्ध शासक था तो वो कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। हाँ, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अलग अलग जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो बड़े बड़े कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या उत्तर होगा आपका? समुद्रगुप्त, ठीक है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक? और गुप्त काल में अनेक
बड़े बड़े शासक हुए, जिसमें सबसे पहला शक्तिशाली शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बारे में खास बात यह है कि इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजा महाराजा धीराज की। ठीक, और इसके बाद अगर कोई हुआ तो वो कौन है? समुद्रगुप्त। ये पूरे गुप्त काल का सबसे बड़ा शासक था और इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे जिनकी चर्चा अभी विस्तार से हम लोग इस पाठ में करेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं।